हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास सेवेंथ के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 कवर करने वाले हैं। और आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। काफी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि जहाँ से बेसिक चीजें निकल करके आती हैं हमारे लिए, जिस चीजों को हमें जानना जरूरी होता है वो हम एनसीईआरटी के बुक से ही कवर कर पाते हैं। तो ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो कुछ बच्चे और उनके स्कूल में हो रहे कुछ वार्तालाप के अनुसार स्टार्ट होता है। और इसमें एक बच्चे जो काफी दिनों के बाद, कुछ बच्चे स्कूल में आते हैं छुट्टी के बाद और देखते हैं कि एक जो वहाँ का मैदान था उसको काट करके वहाँ पे फ्लैट तैयार किया जा रहा है। तो स्टार्टिंग इस चैप्टर का वहीं से होता है, लेकिन बाद में जब आप चैप्टर के अंदर जाइएगा तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण बन करके आता है। अब अगर हम लोग इस चैप्टर में जो सारी बातें थी उसको कवर करने के बाद अगर थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग आएंगे तो एक चीज देखने को मिलता है कि पर्यावरण से हमें जो भी हमारे फंडामेंटल आधारभूत जो चीजें होती है वो हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होती है। चाहे वो आपको जल की बात हो, खाने की बात हो, ये सारी चीजें जो है वो हमें प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होती है। बाकी हम उसको मॉडिफाई करके कुछ अलग चीज बना लेते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जैसे अगर पर्यावरण के घटक की बात करें तो मानव भी पर्यावरण के ही एक घटक है। और प्राकृतिक रूप से जो पर्यावरण में प्राप्त होते हैं वो जल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है एवं सजीव मंडल है। ये सारे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जब मॉडिफाई किया गया तो गाड़ी को जिस तरीके से 6th सीरीज में आता था उसको 7th सीरीज में लाया गया, 8th सीरीज में लाया गया। ये सारी बातें जिस तरीके से हुई उस तरीके से मानव जो है वो अपने चीजों को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। और इस कारण से जब आप देखिएगा तो आज बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे, पार्क दिखाई दे रहे होंगे, पुल दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे मानव निर्मित होते हैं। अगर उद्योग की बात करें तो ये भी मानव के द्वारा ही निर्मित किया गया एक घटक होता है जो मानव के द्वारा चलाया जाता है। अब अगर पूरे मानव जाति का हम लोग बात करें तो पर्यावरण के घटक के रूप में तो मानव भी आते हैं। तो मानव जब पर्यावरण के घटक के रूप में आते हैं तो मानव पहले तो एक व्यक्ति होगा, फिर एक परिवार होगा, कुछ समय के बाद एक समुदाय बनेगा, फिर धर्म बनेगा, फिर उनमें शिक्षा आएगी, फिर उनकी आर्थिक कंडीशन ठीक होगी और फिर उनकी राजनीतिक स्थिति जो होगी वो एक पार्टिकुलर जगह पे जो है स्टेबल हो जाएगी। तो पूरे तरीके से इंडिया को अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे अलग 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 समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ जो है वो डिफरेंट तरीके के लोग के रहने के बाद भी हम लोग एकता में बंधे हुए हैं। इसके एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम लोगों ने अपने संविधान को इस तरीके का बनाया है कि हम लोग अलग होने के बावजूद भी एक है। ये एक्सेप्शनल केस अलग होते हैं कि कुछ लोग इंडिया में रह के दूसरे जगह की बात करते हैं, वो एक्चुअली में देशद्रोही होते हैं। लेकिन थोड़ी सी मानवाधिकार की बात आती है, थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम की बात आती है, ये सारी चीजों के कारण वो देश में रह रहे होते हैं। लेकिन हमारे देश में भी अब इस तरीके के लोगों के लिए अमेरिका और दूसरे देशों जैसे हार्ड एंड फास्ट रूल लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं। बाकी टॉपिक पे अगर हम लोग फिर से आएंगे तो सजीव किसको बोला जाता है? अगर जीवीय बात हम लोग करें और अजीवीय, तो इसमें अगर पूरे हम लोग प्रकृति को देखें तो ये दोनों चीज से मिल करके बना हुआ है। इसमें सजीव भी है और निर्जीव भी होते हैं। तो अगर जीवीय की बात करें हम लोग तो सजीव प्राणियों का संसार जो होता है वो जीवीय कहलाता है। जैसे जो पादप हो गए, जो जंतु हो गए, ये सारे जीवीय में आएंगे। और जो अजीवीय की बात करते हैं तो जिसमें निर्जीव संसार आता है वो सारे अजीव हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और इसमें डिस्कशन करें तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले, मतलब जो एक प्राणी है उसके चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। अब थोड़ा सा अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 6th क्लास के पूरे ज्योग्राफी को हम लोगों ने खत्म कर लिया, 7th क्लास का ज्योग्राफी स्टार्ट है। तो यहाँ से
जो आपके नोट डाउन करने की बात आती है वो इस जगह से आती है कि पर्यावरण किसको कहा जाता है। आपसे अगर जनरली कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पर्यावरण क्या है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? तो इस चीज को जानने के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से हमें बेसिक चीजें प्राप्त होती है। तो किसी भी जीवित प्राणी के अगर एक व्यक्ति है, जो इसमें से कोई भी हो, राम रहीम श्याम जो भी हो, यहाँ पे पाए जाने वाले जो लोग होंगे उसके चारों ओर, यहाँ पे भी एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, वस्तुएं होंगी, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे तालाब है, ये सारे जो है वो वस्तुएं एवं प्रकृति को हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। तो एक जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटित का मिश्रण हो सकता है, क्योंकि अगर आप पूरे पर्यावरण में देखिएगा तो सजीव चीज भी है, निर्जीव चीज भी है, और सजीव निर्जीव के ऊपर डिपेंडेंट है और निर्जीव जो है वो बिल्कुल सजीव के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस कारण से प्राकृतिक जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों स्थितियां सम्मिलित होती है। यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ये बेसिक बातें हैं। अब जरा सा ऊपर आएंगे तो मानव पर्यावरण, अगर मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधि और उनके द्वारा बनाई गई सम्मिलित रचना से होती है। अब ये तो बेसिक बातें हैं। जब तक आप निर्जीव वस्तुओं के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट नहीं होइएगा, प्लास्टिक के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि ये पेन मेरा है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये निर्जीव है, फिर हम इसे लिख पा रहे हैं क्योंकि हमको इस पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो इस कारण से ये, अगर पूरे रचना को अगर बात करें तो ये सजीव और निर्जीव दोनों का सम्मिलित रूप होता है ये प्राकृतिक। थोड़ा सा एक जो स्टार मार्क वाला हम लोगों का एक जो टॉपिक होता है वो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, इसको जरा सा देखना है कि पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर यानी इन्वायरोनेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हुआ है। अब ये जरा सा जो ओरिजिन होता है वर्ड का, ये जानना जरूरी होता है, इससे आप कुछ बेसिक बातें क्लियर कर पाइएगा। अब अगर हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो इसमें जो बेसिक बातें आती है वो यहाँ से निकल करके आती है कि भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। जो चीजें प्राकृतिक, जो मानव निर्मित नहीं होती है, ठीक है, उसको हम लोग प्राकृतिक जो है वो पर्यावरण बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो प्राकृतिक में क्या चीज आते हैं जो मानव के द्वारा, बिना मानव के इंटरफेरेंस के कोई चीज अगर आपके पास है तो वो क्या है? भूमि है, बिल्कुल। आप इसमें, ये मानव के द्वारा तो बनाया गया हुआ नहीं है। जल, मानव के पास पावर नहीं है कि बना सकता है, नहीं तो वो चांद पे जल बना लेता, मंगल पे जल बना लेता। वायु में मानव इसको कंट्रोल कुछ समय के लिए कर सकता है, थोड़े समय के लिए, लेकिन जब तूफान आए तो मानव इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये उसके अंडर में नहीं होता है। पेड़ पौधे मानव के द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है इसका। एक गुलाब में 3 तरीके के फूल लाए जा सकते हैं, लेकिन एक पौधा को एक मानव नहीं उगा सकता है। और जीव जंतु ये सारे मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो जो भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं हमारे आस पड़ोस में या फिर हमारे चारों तरफ, वो प्राकृतिक पर्यावरण कहे जाएंगे। अब थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो पिछले 6th क्लास के आप लोगों ने जो ज्योग्राफी का क्लास चल रहा था उसमें आप लोगों ने पढ़ लिया कि स्थल मंडल किसको कहते हैं, जल मंडल किसको कहते हैं, वायुमंडल किसको कहते हैं। तो अगर इनिशियल वे में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले 6th का ज्योग्राफी खत्म कीजिए यहाँ से, फिर 7th का, फिर 8th का, ऐसे 9th का, ऐसे ऐसे करके हम कंप्लीट करवाते जा रहे हैं। इसको आप लोग कंप्लीट करते चलिए, बहुत हेल्प करेगा आपको। तो पृथ्वी के ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। अगर ये पृथ्वी है तो इसका जो सबसे ऊपरी वाला भाग इस तरीके का होगा, ये ठोस प्रपटी होगा और इसी को हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों का बना होता है, क्योंकि जब पठार को आप खोदते हैं तो वहां से आपको बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो खनिज मिलती है। तो इस तरीके का अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अगर कर्नाटक में आप जाइएगा तो यहाँ पे पठार को खोदा जाता है, सोना निकलता है, तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा सोना उत्पादित होता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो स्थल मंडल एक्चुअली में चट्टान एवं खनिजों से मिलकर के बना होता है और मिट्टी की इसके ऊपर बहुत पतली लेयर होती है। जो ये, अगर ये पूरी तरीके से
ये चट्टान एवं खनिज से अगर बना हुआ है तो इसके ऊपर छोटी सी एक परत होगी जो मिट्टी की होगी। और यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यहाँ तक तो कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर क्लास 6 के ज्योग्राफी में हम लोगों ने जो अपना एक चैप्टर नंबर 8 जो कंप्लीट किया था, उसमें हम लोगों ने पृथ्वी और उसके स्थलाकृति को पढ़ा था। तो इस वाले पोर्शन में हम लोगों को मिल गया हुआ था कि एक ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि ज्वालामुखी से बनने वाले जो झील होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, मुहाना किसको बोला जाता है, डेल्टा किसको बोला जाता है, ये सारे चीज हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था। अब अगर थोड़ा सा और आए यहाँ पे, तो स्थल मंडल वह क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थान प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत होता है। तो बेसिक बातें हम लोगों ने जाना यहाँ पे। अब अगर पूरे इस स्ट्रक्चर को आप पृथ्वी मानिएगा तो यहाँ पे जल मंडल भी है, क्योंकि जल अवेलेबल है, वायुमंडल भी है, जैव मंडल भी है, यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, स्थल मंडल भी है। तो ये सारे चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ये पूरे पृथ्वी के ऊपर। अगर हम लोग जलमंडल कहते हैं, किसको कहते हैं, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि जल के स्रोत को हम लोग जलमंडल कहते हैं। इसमें हमारे लिए बर्फ, और बर्फ के साथ साथ जो है वो वाष्प भी शामिल होता है। ठीक है, इसको अगर आप बोला जाए कि जलमंडल से ये अलग है तो आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। और इससे जो स्रोत होती है इस जलमंडल के, ये नदी, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि विभिन्न जलाशयों से मिल करके जलमंडल बनती है। और जब विभिन्न नदियों के जल एक जगह पे जाकर के मिलते हैं वो समुद्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, सागर का निर्माण करती है। ये सारे चीजें आकर के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक बातें हैं। अगर हम लोग वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर फैली एक वायु की पतली सी लेयर होती है। ये अगर पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ एक बहुत पतली लेयर होती है, एक वायु की लेयर होती है जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये इसको अपने तरफ खींच के रखती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर ये नहीं रहती यहाँ पर तो पृथ्वी इतना गर्म हो जाता दोपहर में कि आप, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश इस तरीके से आ रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको कुछ समय के लिए रोक करके रखते हैं, रिफ्लेक्ट होकर के, और यहाँ पे आकर के रुक जाती है। तो दिन में अगर वायुमंडल नहीं होगा तो सूर्य का पूरा प्रकाश यहाँ आएगा, और रात में पूरी तरीके से ये जो होगा ना यहाँ की गर्मी वो फिर ऊपर चली जाएगी। तो ये वाला पूरा पोर्शन जो होगा ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसको रोक करके रखते हैं, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है। तो इसलिए वायुमंडल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें। थोड़ा सा और आए हम लोग तो वायुमंडल में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है। इसमें केवल गैसेस की अगर आप बात कर रहे हो तो ये सही नहीं है, क्योंकि गैस के साथ साथ इसमें छोटे छोटे धूलकण भी होते हैं। अगर आपको इसका एग्जाम्पल लेना है तो आप एक टॉर्च जलाइए, और क्या कीजिए, अंधेरे में एक टॉर्च को जलाइए, और टॉर्च का जो फोकस होगा, जब आप देखिएगा इस तरीके से टॉर्च का फोकस जब आपको दिखाई देगा, वो वहां पे छोटे छोटे धूलकण इस तरीके से तैरते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरीके से तैरते हुए दिखाई देंगे। और रिसेंटली अभी PM 2.0 की बात अगर हम लोग करें तो ये हवा में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण लंग्स कैंसर आ रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ये जरा सा डिफिकल्ट हो गया हुआ अभी इन्वायरमेंट के लिए, और इसी को कम करने के लिए वायुमंडल से जो हमारे प्रदूषण है उसको कम करने की बात कही जा रही है। तो वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम में भी परिवर्तन होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो होगा क्या कि ग्रीन हाउसेस गैस का इफेक्ट बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये जो उष्मा होगी, ये जो ताप होगा ये पृथ्वी पे ज्यादा होगा। तो ध्रुव वाला जो पोर्शन होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का, यहाँ पे जब ताप ज्यादा बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघल करके समुद्र के पास आएंगे और वो भयानक मात्रा में तबाही मचाएंगे, क्योंकि पानी का लेवल बहुत बढ़ा हुआ होगा यहाँ पे। तो इसी कारण से अगर हम लोग देखें तो जो मेन बातें यहाँ पर कही गई हुई है कि इसको आप जो है इन्वायरमेंट को ठंडा रखने के लिए जितना हो सके पेड़ पौधे को लगाएं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपने बर्थडे में एक पेड़ जरूर लगाएं, चाहे कोई भी रीजन आपके पास आए, ये कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम लोग परितंत्र की बात करें तो परितंत्र किसको कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट होगा।
तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, उसको हम लोग परितंत्र बोलते हैं। अब अगर एक पृथ्वी है, मान लिया कि यहाँ पे पृथ्वी है, इसमें होता क्या है कि आपस में समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ पर्यावरण में उनके भौतिक एवं रासायनिक कारणों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। अब जैसे एक कीड़ा अगर मरता, एक अगर मान लिया कि एक भेड़ है, ये मर जाता है, कुछ कीड़े लगते हैं और इसको डिकम्पोज कर देते हैं पूरे, तो एक दूसरे से मिले हुए हैं ये, और इसी को हम लोग परितंत्र बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर जरा सा और हम लोग ऊपर आए यहाँ पे, तो थोड़ा सा हमें एक चीज देखने को मिलता है। ये परितंत्र का बहुत अच्छा आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो ये बत्तख है। अब ये क्या होता है कि पानी में है, यहाँ पे मछलियां हैं, मछलियों को ये खाएगा। बत्तख अगर कभी जाएंगे तो चील के द्वारा खा लिए जाएंगे, फिर चील सांप को खाएगा, सांप चूहे को खाएगा, और फिर चूहा जो है वो अन्न को खाएगा। इस तरीके से जो है पूरे तरीके से ये एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। और वन लाइनर क्वेश्चन में अगर हम लोग आए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहा जाता है? तो जब पैसे अगर देखें तो उस वक्त जब पैसे का आविष्कार अगर नहीं हुआ होगा, जब आप किसी चीज को मापने के लिए पैसे को नहीं ले रहे होंगे, तो आखिर में उस वक्त लोग कैसे जी रहे होंगे? कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका जमीन जो होगा वो चावर में होगा, ठीक है, और कुछ लोगों का जमीन जो है वो ऊपर वाली जगह पे होगा। तो इस वाले जगह पे धान बहुत अच्छा होगा और इस वाले जगह पे गेहूं बहुत अच्छा होगा। तो एक व्यक्ति दिन भर चावल तो नहीं खा सकता है, और एक व्यक्ति हर एक दिन रोटी तो नहीं खा सकता है। तो वो करता क्या होगा? तो वो करता ये था कि अपनी वस्तु को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करता था। मतलब कि आप हमको धान दीजिए, हम आपको गेहूं दे देंगे। बात हो गई यहाँ पे क्लियर। ये चीज होती थी और इसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते थे। कहानी हो गया खत्म यहाँ तक। इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जीवधारी का आपसी एवं अपने आप के पर्यावरण के बीच के संबंध ही परितंत्र कहलाते हैं, जो हम लोगों ने पहले देख लिया है। यहाँ पे कुछ ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। मानवीय पर्यावरण की अगर हम लोग बात करें तो वो प्राकृतिक पर्यावरण की बात हम लोगों ने किया। अब आते हैं मानवीय पर्यावरण की बात के लिए। तो मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। अब मानव के पास पहले एक फूस का घर हुआ करता था। गर्मी के दिनों में इसमें आग लग जाती थी। मानव ने इसको बिल्डिंग बनाना तैयार कर दिया। मानव ने इसको बिल्डिंग के रूप में स्टेबल कर दिया। बात हो गई यहाँ पर क्लियर। मानव के पास पहले एक साइकिल था। इसमें उसको बहुत देर होती थी किसी जगह पे जाने के लिए, उसने इसको मोटरसाइकिल बना लिया। इसके बाद मोटरसाइकिल में बरसात के दिनों में एक व्यक्ति भीग जाता था तो उसने 4 व्हीलर बनाया। ठीक है, इस तरीके से मानव अपने तरीके से मॉडिफाई करके एक पर्यावरण तैयार करता है जिसको हम लोग मानवीय पर्यावरण कहते हैं। और इस मानवीय पर्यावरण का एक बहुत सिंपल उदाहरण आपको वस्तु विनिमय प्रणाली भी दिखाई देगी, क्योंकि इस तरीके से हम लोगों ने वस्तु का इंटरचेंज करना स्टार्ट किया, उसको एक दूसरे के साथ अदला बदली किया और फिर वहां से हम लोगों ने क्या किया कि उसके बाद हम लोगों ने गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं लेना स्टार्ट किया। फिर हम लोगों को यहाँ से लगा कि नहीं, इसमें एक गेहूं जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, अगर धान कभी नहीं हुआ तो लोग रोटी खा के रह सकते हैं, लेकिन दिन रात आप चावल नहीं खा सकते हैं। तो फिर इसके लिए पैसे का आविष्कार हुआ। इस तरीके से मानव अपने लिए एक इन्वायरमेंट तैयार किया जिसको हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण बोलते हैं। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। और यही थी आज के चैप्टर में, जिसमें हम लोगों ने इस पूरे चीज को कवर किया, जिसमें मानव निर्मित और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ हम लोगों ने जो बेसिक बातें थी इस चैप्टर की उसको हम लोगों ने कवर किया। तो ये था आज के वीडियो के लिए। और आज हम लोगों ने क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 जो था अपना,
उसको हम लोगों ने कवर किया। पर्यावरण काफी इंपॉर्टेंट था ये। तो ये था आज के वीडियो के लिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए कि इसको और आपके लिए मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है। और क्वेश्चंस आपको 6 से 12 तक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट होंगे। तो मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ नए वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।